नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जेसीसी एग्ज़ाम हब यूट्यूब चैनल पे। तो बहुत ही अच्छी बात ये मुझे लगी कि हमारे दोस्तों ने टाइम निकाला। 3 बैचमेट्स हमारे एग्रीकल्चर कॉलेज गढ़वा से आज जुड़े हुए हमारे साथ, ताकि आपके जो कमेंट्स थे कमेंट सेक्शन पे उन सभी सवालों का ये लोग जवाब दें और कहीं ना कहीं आपका हेल्प हो सके। फॉर्चुनेटली स्टूडेंट का हेल्प होना चाहिए ओवरऑल, तो हमारा ये मानना है कहीं ना कहीं। चलिए हम लोग एक एक सवालों का जवाब देते जाते हैं आपको, और फर्दर इस वीडियो के बाद भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो उसको आप कमेंट सेक्शन में पुट कर दें, ताकि हम लोग उसको देखें और पार्ट 2 आपके लिए फिर हम लोग बनाएंगे। सबसे पहला सवाल उदय सिंह भारद्वाज जी से है। जी, सबसे पहले तो गुड इवनिंग आप सबको, और गुड इवनिंग सभी मेरे बैचमेट्स को। और मैं सबसे पहले तो आनंद सर का शुक्रगुजार करना चाहूँगा कि उन्होंने जेसीसी एग्ज़ाम हब के द्वारा मुझे मौका दिया कि आप लोगों के क्वेरीज़ को मैं देख सकूँ और उसका जवाब दे सकूँ। थैंक यू सर। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट शुड आई चूज़ एज प्लान बी इफ़ नॉट सेलेक्टेड इन नीट और जेई। बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए अभी जो समय है हर इंसान का भी एग्ज़ाम करीब है। नीट कुछ दिन में मई के करीब में नीट हो जाएगा। जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनके मन में एक सवाल ज़रूर होगा कि क्या करूँगा मैं अगर मैं नीट या जेई में मेरा नहीं हो पाया तो मैं सबसे पहले, क्योंकि मैं एक एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट हूँ, तो मैं आप लोग को ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप एग्रीकल्चर को एज ए स्ट्रीम चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रीम है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि एक जो बंदा जो मैथ्स लेके मेंस के लिए तैयारी कर रहा है, और एट द सेम टाइम जो बंदा बायो लेके नीट का तैयारी कर रहा है, दोनों में से अगर किन्हीं का भी नहीं हो पाया किसी भी कारणवश, वो एग्रीकल्चर में आ सकते हैं। तो ये तो सबसे पहले एक बहुत अच्छा, क्योंकि देखिए ये आप भी जानते हैं कि BBA BCA बहुत सारी चीज़ें, लेकिन एक अगर किसी भी चीज़ को सेफ़ एज अ सेफ स्ट्रीम माना जाए नीट और जेई के बाद, तो वो एग्रीकल्चर ही है। और मैं बताना चाहूँगा आप सबको कि एग्रीकल्चर में बहुत स्कोप है। आप जब आओगे तब आपको पता चलेगा कि बहुत सारे स्कोप है एग्रीकल्चर में, और आज के डेट में सरकार भी इसको बहुत बढ़ावा दे रही है। तो बहुत तरह का पोस्ट भी निकल रहा है एग्रीकल्चर के फील्ड में। और इतना तो आप भी जानते हैं कि पैंडेमिक आ जाए या कुछ भी आ जाए, आदमी भूखा नहीं रह सकता है। तो क्योंकि इंसान का भूख कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, तो एग्रीकल्चर का फील्ड भी इतना बड़ा, इतना ब्रॉड स्पेक्ट्रम है इसमें, इतना ज़्यादा स्कोप है कि ये भी कभी कम नहीं होने वाला अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए। तो एग्रीकल्चर में आप लोग को यही कहना चाहूँगा एट लास्ट कि एग्रीकल्चर एक बहुत ही सेफ स्कोप है। अगर आप लोग का नीट या जेई किसी तरह से नहीं हो पाता तो यू कैन गो फॉर एग्रीकल्चर। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इस सवाल का जवाब दिया ताकि बच्चों का हेल्प हो सके। नेक्स्ट इस सवाल का मैं जवाब देता हूँ आपको। व्हाई शुड आई चूज एग्रीकल्चर एज ग्रेजुएशन। क्योंकि देखिए ग्रेजुएशन का डिग्री जो है वो नॉर्मली 3 साल का होता है, चाहे आप BSc से बॉटनी करें, जूलॉजी करें, केमिस्ट्री से करें या फिजिक्स से करें। तो दोस्तों लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखने वाली चीज़ ये है कि इसमें क्या है ना कि आप नॉर्मली JPSC UPSC SSC ये सब के लिए तो एलिजिबल रहते हो। अगर मान लीजिए एक एक्स्ट्रा साल लगा करके आप 4 साल का डिग्री करते हो एग्रीकल्चर के साथ, तो बात यहाँ पर आ जाता है कि FCI का जॉब हो, FSO का जॉब हो, IFCO का हो या फिर AFO का हो, इन सभी जॉब्स के लिए एलिजिबल आप हो जाते हैं। और सिर्फ आप नहीं होते, सिर्फ आप ही आप होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एग्रीकल्चर के बच्चे ही जा सकते हैं आगे। बाकी जो दूसरे हैं फिजिक्स वाले जो फील्ड से हैं या केमिस्ट्री से जो ग्रेजुएशन किए हैं या जो BBA BCA किए हैं, वो नहीं आ सकते इसमें। तो ये कहीं ना कहीं चैनल ब्लॉकिंग का काम करता है और सिर्फ आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आपके लिए थोड़ा बेटर हो जाता है स्कोप के मामले में। अब नेक्स्ट सवाल हमारा सिद्धार्थ वर्मा जी से है। इनके लिए जो सवाल है वह ये पढ़ेंगे और आपको जो जवाब है वो देंगे। सबसे पहले गुड इवनिंग। मैं आनंद सर का है सो धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया। मेरा क्वेश्चन मेरा जवाब है कि स्कोप्स इन एग्रीकल्चर। मेनली एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है सो हर एग्ज़ाम दे सकता है, चाहे वो UPSC हो, फिर आपका बैंक हो, नाबार्ड हो। मेनली है सो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड का ही अलग ही पोस्ट निकालता है। मेनली अगर बैंक में देखें तो है सो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर हो, IFCO में देखें तो AGT3 हो। उसके बाद है सो झारखंड लेवल में अगर मेनली आता है, इसमें है कि अनुमंडल कृषि पदाधिकारी मेनली PCS रैंक का जॉब होता है। अगर प्रखंड लेवल में देखें तो है सो BAO BHO वगैरह का पोस्ट आता है। अगर स्टूडेंट अगर रिसर्च में जाना चाहता है, वो ICR का एग्ज़ाम देके वो है सो JRF SRF NET PG वगैरह देके वो रिसर्च में भी जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ सर। अब नेक्स्ट सवाल जो है हमारा नवीन सर से रहेगा। उनसे बच्चों ने ये पूछा है कि विच कॉलेज शुड आई चूज फॉर BSc एग्रीकल्चर। सर बच्चों के मन में अक्सर ये मन में रहता है कि चलिए वो फोकस्ड हो गए, वो उनके मन में ये क्लैरिटी आ गया है कि हाँ अब एग्रीकल्चर करना है। लेकिन सर आप ये बताइए कि कहाँ से करें, वो प्राइवेट चूज़ करे, गवर्नमेंट चूज़ करे? अगर प्राइवेट चूज़ करे तो कौन सा प्राइवेट, या फिर गवर्नमेंट तो कौन सा गवर्नमेंट? तो सर इसका आप जवाब दें। तो मैं चाहता हूँ कि
जो बच्चे सेलेक्ट करें कॉलेज, वो गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट करें, क्योंकि इसमें फी स्ट्रक्चर जो होता है प्राइवेट कॉलेज के कंपेयर में बहुत ही कम होता है। इसमें आप 25 से 30 हज़ार में आप आराम से कोर्स को कवर कर सकते हैं। जब सेलेक्ट करने का जब ऑप्शन आए तो आप गवर्नमेंट कॉलेज को ही प्रीफर करें। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन सर, आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं। अब इसके बाद जो सवाल है वो हम लोग उसके तरफ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल रहेगा उदय सर से कि व्हाट विल बी द एक्सपेंडिचर टू कंप्लीट बीएससी एग्रीकल्चर। बहुत ही अच्छा सवाल है कि अगर कोई बच्चा सर चुन लेता है कि बीएससी एग्रीकल्चर ही करना है तो क्या एक्सपेक्ट करता है कि उनके पिताजी का कितना पैसा खर्च हो जाएगा इन 4 सालों में। देखिए आनंद सर, ये अभी जो सवाल का जवाब नवीन सर ने दिया उससे ये मिलता जुलता क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द एक्सपेंडिचर अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर चूज़ करते हैं। तो देखिए, आप जनरली देख लीजिए कि आपके लिस्ट में प्राइवेट कॉलेजेस कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो अगर आप झारखंड, क्योंकि ये जेसीसी एग्ज़ाम हब है तो मैक्सिमम बच्चे सर झारखंड से ही होंगे, तो अगर झारखंड से हैं तो 3-4 झारखंड में प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जिसमें एक है सनराइज़ यूनिवर्सिटी है, एक राई यूनिवर्सिटी है, एक राधा गोविंद यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और अगर आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम में इंडिया लेवल पे देख रहे हैं तो एक सेंचुरियन यूनिवर्सिटी है जो कि आईसीआर एक्रीडिएटेड है, और एक लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है जो कि आईसीआर एक्रीडिएटेड है, ठीक है। तो अगर आप इन कॉलेजेस के लिए जाते हैं, ठीक है, अगर आप मान के चलिए एलपीयू के लिए जा रहे हैं या आप जा रहे हैं सेंचुरियन के लिए, तो इतना तो आप दिमाग में बैठा लीजिए, कोई भी स्टूडेंट जो भी एस्पिरेंट्स हैं, कि जितना एक बीटेक करने में एक स्टूडेंट को खर्चा आता है उतना एक आप बीएससी एग्रीकल्चर का डिग्री लेने में भी आपको खर्चा आ जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं, और जो कि मैं क्या, दुनिया का कोई भी आदमी जो आपको एग्रीकल्चर सजेस्ट करेगा करने के लिए, वो यही चाहेगा कि आप गवर्नमेंट कॉलेज से करें, ठीक है। तो गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो आप पर सेमेस्टर 8 सेमेस्टर होते हैं टोटल, और पर सेमेस्टर आप मैक्स टू मैक्स लगा लीजिए 3,000 रुपया। मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, लोअर लिमिट में नहीं बता रहा हूँ, अपर लिमिट में बता रहा हूँ कि 3,000 रुपया मैक्सिमम लगेगा पढ़ने का कॉस्ट। मैं ये आपको जो बता रहा हूँ ये ट्यूशन फ़ी है। तो इसमें हॉस्टल 3,000 में हॉस्टल फ़ी, ट्यूशन फ़ी नहीं है, हॉस्टल फ़ी वगैरह सब है इसमें, ठीक है। बस फूडिंग का आपको अलग से लगेगा, बाकी जितना भी चीज़ आपका इसी में हो जाएगा। 3,000 मैक्सिमम है, तो आप 8 सेमेस्टर का जोड़ लीजिए, 3 × 8 24,000 के करीब आपका लगेगा टोटल। उसे कम ही लगता है, लेकिन मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ कि 24 to 25 के आपका अराउंड में लग जाएगा। और अगर यही चीज़ अगर आप प्राइवेट करते हैं तो 10 लाख या 8 लाख तो आप पकड़ ही लीजिए कि 8 लाख लगना ही लगना है, ठीक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नेक्स्ट सवाल बच्चों ने ये पूछा है, हाउ मच कैन आई एक्सपेक्ट इज़ माई सैलरी आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर। यानी कि वो कितना उम्मीद कर सकते हैं कि उनको कितना तनख्वाह मिलेगा अगर वो बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं ऐसा उम्मीद करके चलता हूँ कि आप सरकारी नौकरी के बारे में पूछ रहे हैं। हालांकि इसमें बहुत क्लैरिटी से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि कौन सा जॉब वो करना चाह रहे हैं, या फिर भी जो बीएससी एग्रीकल्चर के बाद मैं अपने तौर पे मान कर चलता हूँ आप एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बैंकिंग में जाना चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अब तो सर हर बैंक में क्योंकि रिजर्व है एएफओ का सीट और हर साल इसका पोस्ट निकल रहा है, तो बच्चे दे भी सकते हैं, वैकेंसीज भी अच्छा खासा आ जाता है। तो कहीं ना कहीं 65 से 70 हज़ार रुपये जो स्टार्टिंग सैलरी है, यानी कि इन हैंड आपका पहला जो सैलरी आएगा वो 65 से 70 हज़ार रुपये के बीच में आएगा। तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी के आसपास भी अराउंड बाकी जो जॉब्स हैं वही इसी के अराउंड आपको मिलेगा। अब जो नेक्स्ट सवाल है वो सिद्धार्थ सर से है, शुड आई स्पेंड 12 to 15 lakhs इन प्राइवेट एग्रीकल्चर कॉलेज। अगर कोई बच्चे करना चाह रहे हैं तो क्या प्राइवेट कॉलेज में उन्हें खर्च करना चाहिए 12 से 15 लाख ताकि वो बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट कर सके। 12 से 15 लाख है सो इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। मेनली अगर आप गवर्नमेंट है सो कॉलेज में पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपका है सो 20 से 25 हज़ार में ट्यूशन फ़ी में आपका है सो कंप्लीट हो जाता है ये। और एक बेनिफिट और भी है कि अगर मेनली अगर वहाँ गवर्नमेंट में पढ़ते हैं तो मेनली जो फैकल्टी वगैरह है वो भी है सो मेनली कंपटीशन दे के ही आता है, और मेनली है सो वो लोग है सो रिसर्च करके ही आता है वहाँ पर। प्लस है सो वहाँ पर है सो आपको बेनिफिट भी मिलेगा, वहाँ पर बहुत तरह की है सो फैसिलिटी भी मिलेगी, रिसर्च में भी आपको है सो हेल्प मिलेगा। ब्रिलियंट माइंड्स भी क्योंकि वहाँ पे आते हैं कंपटीशन फाइट करके, बच्चे भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं आप 4 लोग बैठते हो तो फिर वो जो बातें निकल करके आती है वो भी सर प्रोडक्टिव होती है। जी जी, चलिए बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ सर आपका। इसके बाद जो नवीन सर से सवाल है, इज़ इट वेरी टफ टू क्रैक झारखंड का माइंड। क्या सच में सर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ है झारखंड का माइंड को क्रैक कर पाना एग्रीकल्चर के लिए? सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर यदि आपके पास एक स्ट्रेटजी है, एक प्लानिंग है, तो उसके तहत आप बहुत ईजी वे से आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। आपको इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी, ज़्यादा उतना भी खास नहीं, लेकिन थोड़ी बेसिक जानकारी होगा यदि आपके पास है सर, तो आराम से एग्ज़ाम क्रैक किया जा सकता है। एक्चुअली नवीन सर,
बच्चों के साथ दिक्कत यहाँ पर यह आ रहा है ना कि उनको गाइड करने के लिए नहीं है। जैसे पेरेंट्स क्या है कि अपना वो काम में व्यस्त हैं, या बहुत सारे ऐसे भी पेरेंट्स हैं जिनको उतना आइडिया नहीं रहता है, तो बच्चे फंस जाते हैं कि अब जाए तो जाए कहाँ। कोई बड़े भैया बड़ी दीदी नहीं है उस तरह से गाइड करने वाला, कोई अपना नहीं है गाइड करने वाला, तो बच्चे यहाँ भी फंसते हैं। तो हम क्या आप लोगों का कॉन्टैक्ट डिटेल बच्चों से, या फिर एक काम करते हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है हमारा, उसमें आप लोगों को ऐड कर देते हैं, ताकि जब बच्चे जुड़े व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे साथ, तो कहीं ना कहीं वो आपसे भी पूछ पाए, इनसे भी पूछ पाए, हमसे भी पूछ पाए, जो भी, क्योंकि आपने भी इस एग्जाम को क्रैक किया, आपने भी क्रैक किया, मैंने भी क्रैक किया, तो सबका सर तरीका अलग होगा, है कि नहीं। आप सुबह उठ के जल्दी पढ़ते होंगे, आप तो सर रात में ज़्यादा पढ़ते हो सकता है कि मैंने करेक्ट ज़्यादा किया, आपने नेगेटिव कम किया, तो फिर मार्क्स उस बेसिस पे आया कि हमारा सिलेक्शन हो पाया। तो अपना अपना स्टडी, तो आप लोगों को भी मैं उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा ताकि आप बच्चों का हेल्प कर पाओ। सर बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं है, क्रैक किया जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर यदि आपके पास स्ट्रेटेजी है तो आप इजी वे में आप क्रैक कर सकते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद नवीन सर आपका। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा वो भारद्वाज सर से है। कैन आई क्रैक JCEC इफ़ आई स्टार्ट नो? यानी सर अगर कोई बच्चा अभी से तैयारी करना शुरू कर दे तो क्या एग्ज़ाम के दिन तक वो इस एग्ज़ाम को, मतलब ऑनेस्ट ओपिनियन दीजिए, क्रैक कर सकता है या नहीं? ठीक है, देखिए आनंद सर, मैं बताना चाहूँगा कि अभी जनवरी ख़त्म होने को है, ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली झारखंड का माइंड का एग्ज़ाम होगा मई या अप्रैल के अराउंड, ठीक है। तो आप देख लो कि आपके हाथ में कितना महीना है। एक्सपेक्ट रिलीजेशन मान के चलिए मई में एग्जाम है, तो आपके जैसे नीट के बाद ही होगा मोस्ट प्रोबेबली, जहाँ तक जैसा कि मुझे लगता है कि नीट के बाद होगा, तो 5 या 4 मई को नीट होता है, तो उसके बाद ही आपका एग्जाम होगा। तो पकड़ लीजिए मोटा मोटी 4 महीना आपके पास है। तो अगर आपका बायो कंप्लीट है, ठीक है, मैं बायो स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए कह रहा हूँ सबसे पहले, कि अगर आपका बायो अच्छा है, बेसिक आपका बायो अच्छे से कवर्ड है, और आपका फिजिक्स अगर बहुत अच्छे से कवर्ड नहीं भी है, ठीक है, लेकिन आपका बायो कवर्ड है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आपका हल्का फुल्का, इनऑर्गेनिक अच्छा से कंप्लीट है और ऑर्गेनिक पे हल्का फुल्का कमांड है, तो ज़्यादा चांस है कि अगर आप फिजिक्स में कुछ क्वेश्चंस भी लगा के आते हैं तो चांसेस है कि आप क्रैक कर ले जाओगे इस एग्ज़ाम को। लेकिन एट द सेम टाइम प्रॉपर गाइडेंस ज़रूरी है, आपके पास प्रॉपर मटेरियल होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हमें कैसे पढ़ना है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो अगर आपके पास प्रॉपर गाइडेंस है तो वेल एंड गुड। और इससे पहले मैं एक और क्वेश्चन पे रोशनी डालना चाहूँगा सर, जो पूछा गया था कि क्या सैलरी हो सकती है एग्रीकल्चर ग्रेजुएट की। तो मैं, जैसे कि ये क्वेश्चन खुद में ही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या सैलरी, क्योंकि एक पोस्ट नहीं होता है, कोई भी आप एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन कर लिया एग्रीकल्चर से तो ज़रूरी नहीं कुछ एक आप कर लोगे, और ऐसा नहीं है कि जैसे ही आप कर लोगे आपका जॉब किसी ना किसी चीज़ में लग ही जाना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आप देखिएगा कुछ दिन पहले एक वैकेंसी आई थी CWC की, केंद्रीय भंडारण निगम, ठीक है, तो उसमें जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट का एक वैकेंसी आया था। तो ऐसे ही हज़ारों वैकेंसी हैं और हज़ार अलग अलग चीज़ है, जैसे कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, ये आपका CWC हो गया, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, और ऐसे ही करके बहुत, किसी में आपका 60,000 भी है, कोई ऐसा भी जॉब है जहाँ पे आपका बेसिक सैलरी 1 लाख से ऊपर है, बेसिक सैलरी बोलता हूँ, ग्रॉस सैलरी 1 लाख से ऊपर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप मान के चलिए कि आप SDAO बन गए यूजी करने के बाद, सब डिविजनल एग्रीकल्चरल ऑफिसर, जो झारखंड का ही है, किसी भी एक जिला के, तो आप बहुत बड़े ऑफिसर बन गए, उसका सैलरी बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए आप फैसिलिटीज़ भी साथ के साथ अलाउंसेस भी बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सब्जेक्ट ग्रेजुएट होने के लायक बनना होगा, उसके लिए आपको झारखंड का माइंड निकालना होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास सबसे पहले बेसिक एक गाइडेंस होना चाहिए प्रॉपर, और आपको पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना कैसे है, क्योंकि ज़रूर कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, शायद उतना ज़रूरी भी नहीं होता, और बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, और कभी उसके चक्कर में जो इजी क्वेश्चन भी होता है वो हम लोग नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोगों ने बहुत डेप्थ में तैयारी किया हुआ रहता है, लेकिन बेसिक हम लोग का कमज़ोर हो जाता है। और कभी कभी बेसिक ही इतना इंपॉर्टेंट होता है कि हम अगर बेसिक को ही बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो शायद हम एग्ज़ाम क्रैक करके ले जाएं। तो बहुत, मतलब एक गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, और पता होना चाहिए आप लोगों को कि पढ़ना कैसे। बाकी अगर आप बायो और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कर लेंगे तो फिजिक्स में अगर आप बहुत अच्छे से नहीं भी कर पाइएगा, अगर आप कुछ क्वेश्चंस भी करके आते हैं तो मेरे हिसाब से सिलेक्शन हो जाना चाहिए। और जहाँ तक रहा मैथ्स का बात, तो एट द सेम टाइम जैसे कि बायो वहाँ पे नहीं है, तो मैथ्स और फिजिक्स में दोनों ही हल्का हल्का टफ सब्जेक्ट हो जाता है, लेकिन मैथ्स में क्वेश्चंस उतना टफ नहीं पूछा जाता है जितना आपको जेई और जेई के लिए पूछा जाता है। तो अगर आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ऑलरेडी, आप अगर जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इतना तो गारंटी है कि आपका झारखंड कंबाइंड का सारा ही क्वेश्चन बहुत ईजिली आपसे सॉल्व हो जाएगा, और फिजिक्स भी कंपैरेटिवली ईजी ही आता है नीट और जेई के कंपैरिजन में, तो ईजी है। बस वही है कि प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए और स्ट्रैटेजी तो होना ही चाहिए। थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद भारद्वाज सर आपका। इसके बाद बच्चों ने ये भी पूछा है कि हम लोग क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आपको हेल्प करने के लिए। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप ये समझिए कि आप क्या सच में तैयारी करना चाह रहे हैं, क्योंकि हेल्प किसी का तभी करना चाहिए जब वो रियली में हेल्प आपसे मांग रहे हों। अब कोई रोड के किनारे आदमी खड़ा है, अब उसको रोड के उस पार जाना ही नहीं है, तो आप ज़बरदस्ती तो पकड़ के खींच के नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो फिर हेल्प करना नहीं हुआ, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या हेल्प कर सकते हैं, हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर सकते हैं, जहाँ पर हम लोग कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक किया, कैसे टैकल किया, अपने जो आइडियाज़ हैं वो शेयर कर सके आपसे, जो हमारा हैंड रिटन नोट्स है वो आपको प्रोवाइड कर सके, आपको आपके लिए जो है वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज जो है हमने एग्ज़ाम के लेवल को ध्यान में रखते हुए बनाया। पिछले कई सालों के क्वेश्चंस को एनालाइज करते हुए हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बनाया। जैसे भारद्वाज सर ने आपको बताया कि बेसिक चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कभी कभी इतना डेप्थ में नहीं पूछा जाता जितना आप पढ़ रहे हैं। 10 दिनों से आप एक ही चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जबकि वो इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखिए, उसको पढ़िए, तब फिर टेस्ट दीजिए, तब एनालाइज करिए। आप में खुद कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड अब होता जाएगा, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। अब नेक्स्ट हमारा सवाल रहेगा सिद्धार्थ सर से कि सर अगर बच्चे मतलब सच में करना चाह रहे हैं एग्ज़ाम क्रैक और उनके पास अब स्टडी मटेरियल्स भी हैं, तो नेगेटिव मार्किंग को वह कैसे कम कर सकते हैं और कैसे वो एग्ज़ाम के अटेम्प्ट करें, और अभी से लेकर के एग्ज़ाम के लिए वो कैसे प्रिपेयर करें। क्या टेस्ट सीरीज सच में ज़रूरी होता है, क्या इतना इंपॉर्टेंस रखता है जितना इंपॉर्टेंस हम लोग देते हैं? देखिए, एक राइट स्ट्रेटजी है सो मैटर करता है आपका सिलेक्शन में। मेनली एग्ज़ाम में होता ये है कि हम लोग है सो जो क्वेश्चन आता है वो तो मार देते हैं, लेकिन ज़्यादा के चक्कर में हम लोग है सो नेगेटिव भी मार देते हैं, जिसके कारण हम लोग का जो स्कोर है वो है सो गिर जाता है, जिसके कारण हम लोग का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इसीलिए हम लोग को है सो नेगेटिव कम अटेम्प्ट करना चाहिए, ताकि हम लोग का है सो एक अच्छा स्कोर आ सके। बिल्कुल सर तो मतलब कि कहने का ये मतलब हुआ हमारा कि नेगेटिव के बारे में आपने बता दिया, नेगेटिव मार्किंग कम होना चाहिए, लेकिन टेस्ट सीरीज क्या ज़रूरी है या फिर उतना इंपॉर्टेंट नहीं? अगर मान लीजिए सिर्फ बच्चे पढ़ ले, टेस्ट ना दे, तो क्या वो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं अच्छे से? नहीं, मेनली टेस्ट सीरीज़ देने का मोटो यही होता है कि हम लोग का है सो खुद में एनालाइज करना होता है खुद को, कि हम लोग कितना प्रिपेयर किए हैं, और एक ये भी पता चलता है कि किस तरह का लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या आ रहा है, या पिछले एग्ज़ाम से ये सब में, तो इसलिए ज़रूरी होता जी है। क्योंकि कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। आप ऐसा नहीं कि 150 क्वेश्चन का आप देख लिए, पढ़ लिए सारा चीज़, वहाँ जाएंगे 110 नंबर आ जाएगा, हो ही नहीं सकता है। आप टेस्ट सीरीज से ये एनालाइज कर पाते हो कि आपका अभी कितना मार्क्स आ रहा है। अगर आपका अभी अच्छा मार्क्स आ रहा है तो ऑब्वियस बात है एग्जाम में अच्छा कर पाओगे, और अभी कम मार्क्स आ रहा है तो हमसे पूछिए, जुड़िए हमसे, इस नंबर पर कॉल कीजिए और पूछिए कि मेरा नंबर कम आ रहा है, इससे कैसे हम बढ़ा सकते हैं। फिर हम लोग हैं आपके हेल्प के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी को धन्यवाद, क्योंकि आपने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया। हम पार्ट 2 भी बनाएंगे, बच्चे इस कमेंट सेक्शन में जो भी सवाल पूछेंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस।